हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का फिर एक टॉपिक जो कि हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं क्लास 12 से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो दोस्तों आज भी हम वहीं से टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और आज हमारा पार्ट दोस्तों रहने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट हमारा रहने वाला है दोस्तों आज 9, पार्ट 9। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 9 पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 9 पे हमारे क्या क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिस बहन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं आज का हम ये टॉपिक। तो दोस्तों आज हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस और कुछ थोड़े से छोटे छोटे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। आज के बाद दोस्तों हमारी सिर्फ 2 क्लास रहेंगी, 2 क्लास और रहेंगी। 2 क्लास में हमारा पूरा चैप्टर ये दोस्तों फिनिश्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हम ये क्वेश्चंस। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है, टफ नहीं होता, बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट सर्टेन लिखो, सर्टेन दोस्तों, सर्टेन अच्छा लगेगा, सर्टेन बट हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। व्हाई? दोस्तों क्वेश्चन आता है, देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनकी ज्योमेट्री तो सेम होती है, स्ट्रक्चर तो सेम होता है, परंतु मैग्नेटिक मूवमेंट वो डिफरेंट होता है। तो दोस्तों हम इसी पर बात करेंगे। पहले देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है दोस्तों, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ओके, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट, जितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना कम मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, हमने बताया भी था म्यू इज इक्वल टू √NN+2 था दोस्तों ये फॉर्मूला। ओके, BM इसकी यूनिट थी, बोर मैग्नेटन। तो समझ के चलिएगा दोस्तों, इतना टफ चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहे थे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, 2 ऐसे कंपाउंड ले लीजिए जिसका स्ट्रक्चर तो सेम है पर मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट है। तो हम ये बात करेंगे दोस्तों कि किस पर डिपेंड करता है, मीन्स दिस कॉन्सेप्ट is based on the types of ligand which is bonded to the central atom से जो भी जुड़े होते हैं, i.e. अगर हम बात करें एग्जांपल strong ligands and weak ligands। बिल्कुल सी छोटी सी बात कही गई है दोस्तों। क्या कहा है कि ये चीज़ जो होती है, स्ट्रक्चर तो सेम होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, क्या पेयरिंग होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे या पैरामैग्नेटिक होंगे, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि लीगेंड जो है किस टाइप का लीगेंड है जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। 2 तरीके लीगेंड्स होते हैं, एक वीक होता है और एक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया है दोस्तों वीक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे भी डिस्कस किया है। चलिए दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट किस पर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स और वीक लिगेंड्स पर डिपेंड करता है। तो लेंगे दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड वीक लिगेंड्स विच इज बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। ठीक, चलिए दोस्तों, अगर स्ट्रॉन्ग की बात आती है, देखिए अगर हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करते हैं, समझना है क्वेश्चन दोस्तों, इतना टफ नहीं, समझ के चलना है क्वेश्चन। ओके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर हम बात करेंगे तो हमारा ये वाला देखिए, हमने ऐसे बताया था, ये वाला बताया था कि अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यहाँ पर NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO, मान लिया कोई भी ले लिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर है
तो यहाँ पर सी एफ एस एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी, बताया था, यस। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा, स्ट्रक्चर अगर मैं दो एग्जांपल ले लिया जाए तो CO ले लिया, एक F6 ले लिया 3- एंड दूसरा ले लिया CONS3 और ये भी ले लिया 6 और यहाँ पर ले लिया 3+, ये 3- और 3+। चलिए थोड़ी सी बात समझनी है। अब हमें देखिए तो F जो है वो क्या है, F इसमें वीक लिगेंड है और NS3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। दोनों सेंट्रल एटम सेम है पर लिगेंड हमारे दोनों डिफरेंट है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो ध्यान रखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में भी काफ़ी डिफरेंस होगा। काफ़ी जब डिफरेंस होगा तो पहले क्या होंगे, जो यहाँ पर ऑर्बिटल होंगे, जो और स्ट्रॉन्ग अगर ज़्यादा गैप होगा, ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर भरेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे। समझ के चलिए, मैंने बताया भी था कि एनर्जी डिफरेंस अगर क्या है, ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन नीचे ही भरेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे जब यहाँ कंप्लीट पेयरिंग हो जाएगी। तो ये किस पर फोकस कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो करता है क्या करने के लिए, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फोकस करता है। लिखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड किस पर बात करता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की अगर बात आती है तो दोनों देखेंगे, दोनों के दोनों अगर स्ट्रक्चर ले लिया जाए तो दोनों के दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर, दोनों का सेम है, सेम ज्योमेट्री है दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की ज्योमेट्री क्या है, सिमिलर है। पर यहाँ पर आके डिफरेंस हो जाता है, क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स किस पे फोकस करता है दोस्तों, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फोकस करता है। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है डायमैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पर अगर वीक लिगेंड होगा, मान लिया यहाँ पर ये ले लिया, F ले लिया, ये वीक लिगेंड है, तो यहाँ पर जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगी दोस्तों, एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लो हो जाएगी। तो पहले यहाँ भी सब में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन, यानी पहले यहाँ पर पेयरिंग सब में होंगी। और ये जरूरी नहीं कि सारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली पूरे भर जाए, सॉरी दोनों के सारे ऑर्बिटल पूरे भर जाए। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वीक लिगेंड जो होता है, वीक लिगेंड क्या, डू नॉट हेल्प इन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प नहीं करता। और इससे क्या, जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होंगे तो यहाँ पर एक क्या आ जाता है, पैरामैग्नेटिक आ जाता है करैक्टर, क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर आ जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों। स्ट्रॉन्ग होगा तो गैप ज़्यादा पहले डायमैग्नेटिक पर होगा, और वीक होगा तो सारे में भरेंगे तो कैसा आ जाएगा करैक्टर, पैरामैग्नेटिक आ जाएगा। वीक होगा तो पैरामैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग होगा तो डायमैग्नेटिक आएगा। यही रीज़न है दोस्तों, यही पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्या, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिमिलर ज्योमेट्री होने के बावजूद भी डिफरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होता है, बिकॉज दिस टोटली बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग पर फोकस करेगा और वीक होगा तो पेयरिंग पर फोकस नहीं करेगा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड लेंगे दोस्तों, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्या कि NiCl4 2- is a paramagnetic whereas NiCO4 is a diamagnetic, though both have tetrahedral structure, why?
देखिए दोस्तों, अभी समझ में अभी मैंने बताया था कि कहा गया कि ज्योमेट्री तो सेम है, परंतु एक डायमैग्नेटिक हो गया और एक पैरामैग्नेटिक हो, कॉन्सेप्ट वही है दोस्तों। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं NiCl4 और एक लिख लेते हैं दूसरा NiCO और 4। इसमें अगर बात कहें तो Cl क्या है, हमारा वीक लिगेंड है। क्या है ये दोस्तों, हमारा वीक लिगेंड है। ओके, CO हमारा क्या है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो मैंने अभी क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो किस पर फोकस करेगा, विल फोकस ऑन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। देखिए समझ के चलना दोस्तों, क्या किस पर फोकस करेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग पर फोकस करेगा। और यहाँ से जो करेक्टरिस्टिक करेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, डायमैग्नेटिक आएगा। इसी में देख लीजिए वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सब में भरेंगे, जब सभी में भरेंगे तो क्या होगा, विल नॉट फोकस ऑन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा दोस्तों, पैरामैग्नेटिक आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा। समझ में आया ना दोस्तों। तो देख इसी में यही कारण है कि क्या होगा, Cl के अंदर यहाँ पर NiCl4 पैरामैग्नेटिक हो जाता है, जबकि NiCO4 डायमैग्नेटिक हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बिल्कुल खलास दोस्तों, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल। कॉन्सेप्ट अगर हमारा है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, एक चुटकी बजाकर क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जल्दी से ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, एक और नए क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो दोस्तों वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एक और थोड़े से पॉइंट के बारे में दोस्तों। अब आती है कलर के ऊपर बात कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, कलर होता है, क्या रीजन है। लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव कलर, व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है दोस्तों इसमें। तो अब सबसे छोटी छोटी बातें बता देता हूं। सबसे पहले बात करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एबिलिटी पर, एब्जॉर्प्शन एबिलिटी पर। समझ के रखिए बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है कि it depends on the ability of absorption of wavelength of light waves, wavelength of the visible light. It depends on the ability of absorption of wavelength of the visible light by the coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात दी गई है, समझना है क्वेश्चन को, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाती है। क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन दोस्तों ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। एनर्जी ऑफ फोटोन आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेगी, वो एक्साइटेड करेगी। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल जाता है। ओके, अब वहाँ जाके क्या करता है, अलग अलग तरीके की वेवलेंथ शो करता है। ध्यान रखना, कोई भी एब्जॉर्ब हुआ और जब वेवलेंथ हायर से लोअर जाएगी, लोअर का मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब वो जिस तरह का कलर शो करेगा, ये कोऑर्डिनेशन में है दोस्तों। सारे कलर जो एब्जॉर्ब करता है वो तो शो नहीं करेगा, जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वही कलर हमको क्या होता है, शो होता है। चलिए दोस्तों बता देता हूँ, सिंपल सी एक चीज़ और लिख लेते हैं छोटी सी, क्या बिल्कुल छोटी नई पॉइंट लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
in a coordination compound, a metal atom, a central atom is bounded with the number of ligands. पता है सेंट्रल एटम काफ़ी सारे लिगेंड से घिरा हुआ रहता है। जब लिगेंड से घिरा हुआ रहेगा तो अलग अलग तरीके का नेचर होगा उन लिगेंड्स का। लिखेंगे डिफरेंट लिगेंड्स हैव different ligands shows different effect with the central atom and its energy। अब जो सेंट्रल एटम सारे के सब बीच में है और ये लिगेंड चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अलग अलग तरीके के लिगेंड्स हैं, तो वो अलग अलग तरीके के लिगेंड्स अलग अलग तरीके से इफेक्ट शो करते हैं। किसके साथ, किस पर, सेंट्रल एटम पर। अलग ऑन द इफेक्ट ऑन लिखेंगे ऑन द सेंट्रल एटम, और वो क्या करते हैं सेंट्रल एटम पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं और उसकी एनर्जी पे इफेक्ट करेंगे, समझ के चलिएगा। एंड एनर्जी इज नीडेड, फिर लिखेंगे एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू promote an electron from lower energy orbital to the higher energy orbital। ओके, सुनिए क्या होगा कि जब क्या होगा, सुन ले, एक एक चीज सुनना है। तो वो एनर्जी, अब हमें कहा माना कि हर एक तरीके अलग अलग इफेक्ट शो करेगा, और किसी भी इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइटेड होने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी जब जरूरी होगी क्या करने, उसको प्रमोट, कहाँ से प्रमोट, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे। जब वहाँ जाएगी तो वो क्या करेगा, वहाँ पर अलग, जब ऊपर जाएगा, ऊपर हायर ऑर्बिटल में पहुँच गया तो वहाँ किसको दिखाता है, शॉर्टर वेवलेंथ को दिखाता है। किस हायर एनर्जी का मतलब है क्या, हायर एनर्जी लिख लूँ, ये भी दोस्तों लिख देता हूँ। हायर एनर्जी रिफर द शॉर्टर wavelength in term of the absorptions of the color of visible light। यही दोस्तों पूरा फंडा है, समझ लीजिए क्या होगा। समझिए, एक एक चीज लिख दिया है मैंने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम अलग अलग तरीके के लिगेंड से घिरा हुआ होता है, और वो अलग अलग तरीके के लिगेंड्स उस सेंट्रल एटम पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट शो करते हैं और उसकी एनर्जी पर। ठीक है, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइटेड होना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है ताकि वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाए। और हायर एनर्जी किसको रिप्रेजेंट करती है, शॉर्टर वेवलेंथ को करती है। और हम कहें तो वो एक ऐसा लेवल होता है जहां पर क्या होता है, कलर का एब्जॉर्प्शन होता है। एक ऐसा लेवल होता है जहां पर कलर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब माना कि वो कलर को एब्जॉर्ब करेगी। देखिए एग्जाम्पल लिख देते हैं, इफ इट एब्जॉर्ब क्या, अगर वो एब्जॉर्ब करेगी किसको, रेड को। इफ इट एब्जॉर्ब ग्रीन कलर, ग्रीन लिख देते, ग्रीन कलर, देन द कलर ऑफ कंपाउंड विल बी रेड हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर वो किसको कलर शो करिए, एंड सो ऑन लिख देते हैं, एंड सो ऑन। उसी तरीके से बहुत सारे कलर होते हैं, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो जब वो एक ऐसा लेवल है जहां पर एब्जॉर्प्शन चलेगा,
अगर माना वो कलर एब्जॉर्ब कर रही है, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो कैसा कलर होगा उस कंपाउंड का? रेड कलर होगा दोस्तों। कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं यहाँ पर, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं वही शो करते हैं, एब्जॉर्ब वाले नहीं हैं। एब्जॉर्ब दूसरे होंगे और कलर दूसरे शो करेंगे। कि किसका कॉन्सेप्ट है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर का। तो सिंपली अगर वे कहा जाए तो क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने किस तरीके की विजिबल लाइट की किस तरीके की कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब किया है। स्पेसिफिक वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ लिख सकते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, ये किस पर डिपेंड है दोस्तों? कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या काम करता है? एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को, और उसी के कलर वो क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो कलर शो करता है। तो दोस्तों ये क्या है हमारा एक क्या हो गया दोस्तों, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। दोस्तों चाहो तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल दोस्तों सिंपल है, और यही है कि अगर सिंपल वे में कहा जाए तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाता है तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर अलग होते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं करता, जो एब्जॉर्ब करता है उसको वो शो नहीं करता। क्योंकि ब्लैक बॉडी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, क्लास 11th में, कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी होती है हर तरह की रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तभी वो ब्लैक होती है। ओके, जो ब्लैक जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो शो नहीं करेगा, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वही कलर शो करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और है, और बात कर लेते हैं एक छोटे टॉपिक की, और बाकी हमारा बहुत लास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कल डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे IUPAC के बारे में लास्ट क्लास में। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम किसके बारे में, रूबी जेमस्टोन क्या होता है दोस्तों? ये बिल्कुल छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है। क्या है देखेंगे। रूबी जेमस्टोन एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जिसमें क्या होता है कुछ अमाउंट में क्रोमियम भी होता है। देखेंगे क्या रूबी जेमस्टोन एक्चुअली व्हाट इट इज एन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, it is an aluminum oxide which contain क्या 0.5 to 1% क्या होता है, Cr3+ आयन होता है, which randomly distributed in positions of Al3+ आयन। देखिए दोस्तों हमने कहा गया कि क्या है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। क्या है ये? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। मान लिया कोई एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये AlO बना रखा है, इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है? लैटिस स्ट्रक्चर बना हुआ है, समझ के चलिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोई लैटिस स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कितना होता है 0.5 to 1% Cr3+ आयन, क्रोमियम आयन होता है। जो कि क्रोमियम आयन जहाँ जहाँ Al होगा माना वहीं क्या होता है, उसी पोजीशन पर Cr3+ भी होगा। Cr3+ जहाँ भी होगा, ये Cr3+ जहाँ भी इसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में जहाँ भी एल्यूमिनियम होगा वहाँ पर उसी पोजीशन पर Cr3+ भी होता है, बिल्कुल रैंडमली फैला हुआ होता है। ओके, समझ में आया? हाँ। दूसरी बात अगर ये कही जाए, इसके अंदर एक छोटी सी बात और है कि इसका क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का लैटिस होता है। ठीक है, एल्यूमिना का क्या होता है, लैटिस होता है। एल्यूमिना लैटिस के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कोण भी होता है, साथ साथ में क्रोमियम आयन। ठीक है, मीन्स along with alumina along with the sorry in the alumina lattice chromium species
is also present in the random position। क्या होता है उसी रैंडम पोजीशन पे, मान लिया समझ में आया, ल्यूमिनल लैटिस पूरा है, वहां पर भी उसके अंदर Cr3+ क्रोमियम स्पीसीज प्रेजेंट होती है और वो एक सेंटर बनाती है। ध्यान रखना, जहां भी होंगी वो एक सेंटर बनाती है। क्या बनाती है? सेंटर। ध्यान रखिए, अब इस सेंटर है, ये सेंटर क्या काम करता है? डी किसका? ऑर्बिटल का सेंटर होता है। किसका सेंटर होता है? जहां भी ये होगा वहां पर एक सेंटर क्रिएट होगा, डी क्या? डी ऑर्बिटल सेंटर, डी ऑर्बिटल सेंटर होता है। और डी ऑर्बिटल सेंटर होने की वजह से क्या होता है दोस्तों? ये कलर होता है इसके अंदर। इट गिव्स कलर टू द जेमस्टोन। इट गिव्स कलर टू द जेमस्टोन। समझ लीजिए दोस्तों, क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिसमें 5.5 से लेके 1% तक क्रोमियम आयन होता है। पूरी रैंडमली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पोजीशन पे होता है वहाँ जहाँ एल्यूमिनियम आयन होता है। दूसरी बात, एल्यूमिनियम लैटिस के अंदर ये Cr स्पीसीज जो होती है, अगर बात कहें तो Cr स्पीसीज है कि एक्चुअली कंसिडर्ड एज व्हाट? ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम स्पीसीज है। तो ये भी क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल क्रोमियम, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज, वो भी किसकी में होती है? एल्यूमिनियम लैटिस के अंदर होती है। पूरा उसके अंदर टेरिटोरियस के अंदर रहती है, प्रेजेंट होती है, और वहां पर रह के एक क्या बनाती है? सेंटर बनाती है, डी ऑर्बिटल सेंटर। और डी ऑर्बिटल सेंटर होने की वजह से क्या होता है दोस्तों? जेमस्टोन के अंदर कलर होता है, कोई रेड होता है, कोई ग्रीन होता है, कोई वाइट होता है, सब अलग अलग तरीके के कलर होते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस यही पूछा जाएगा, तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इससे ऊपर मार्क्स क्वेश्चन नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए मत। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो हमारी वीडियो पर आज नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले पार्ट के बारे में, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड के बारे में। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, और एक हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा सिनर्जिक इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो रहने वाली है, इसके बाद एक लास्ट वीडियो थ्योरी की रहेगी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे IUPAC के बारे में, लास्ट वीडियो, सबसे लास्ट वाली। तो आज की बात कहें तो आज के बाद इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और रहेंगी इस चैप्टर के, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा प्लीज़। लगातार दोस्तों को में शेयर करते रहिएगा। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।